नमस्ते। मैं सलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास के प्रथम अध्याय जो है कथा और आख्यान के विभिन्न रूप, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न है प्रश्न कथा और आख्यान अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी कथा और आख्यान क्या है उसे स्पष्ट करते हुए उसका स्वरूप, उसके मूल स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। तो उत्तर की ओर चलते हैं। यद्यपि कथा और आख्यान अर्थ के आधार पर एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, कथा और आख्यान एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, जिसमें कथा शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत की कथ धातु का मिश्रित रूप है, जिसका अर्थ है कथन या वर्णन करना, जबकि आख्यान की मूल धातु ख्या है, जिसका अभिप्राय भी विवरण, वर्णन या व्याख्या जो कि प्रायः प्रयुक्त होता रहता है। मूल स्वरूप देखते हैं। कथा के मूल स्वरूप को जानने तथा इसकी पहचान हेतु इसके प्रमुख 3 तत्वों घटना, समयानुक्रम तथा दिक् को जानना जरूरी है। घटना शब्द जहाँ घटित होने के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, जो प्रायः आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित स्थिति में संबंधित होता है। तो वही समयानुक्रम में घटनाओं के समय का एक ऐतिहासिक क्रम आपस में इस प्रकार से गूंथा होता है कि वह कथा को इसकी घटनाओं के समयानुक्रम से जोड़ते हुए जीवन के प्रमुख कार्य व्यापारों को भी दर्शाता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में प्रायः प्रमुखता कार्य व्यापारों की होती है, घटनाओं की नहीं, क्योंकि ये घटनाएं जीवन के सामान्य कार्य व्यापारों को एक दूसरे से जोड़ने का ही कार्य है और श्रोता इनको ही घटनाओं के रूप में सुनने के लिए ललायित रहता है। इसीलिए ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालक्रम में गूंथा हुआ घटनाओं को, जिनमें कार्य व्यापार भी निहित रहते हैं, कथा के नाम से जाना जाता है। दिक् या स्पेस, दिक् या स्पेस भी कथा का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न तत्व है, जो कि मानव अनुभव की सीमाओं की अस्वीकृति करके उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। यह दिक् श्रोता में यद्यपि जिज्ञासा भाव को अनिवार्यतः उजागर करने का कार्य करता है, तथापि यह श्रोता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि कथा के लिए घटनाएं आवश्यक तो होती हैं, किंतु उनमें फिर भी नवीनता, आकस्मिकता और अप्रत्याशित होने की संभावनाएं अवश्य वहाँ भी होती है, क्योंकि इसी के कारण श्रोता कथा से आदि से अंत तक जुड़ा रहता है और उसके मौखिक होने की स्थिति में तो श्रोता की आँखों में आगे क्या हुआ की स्थिति को जानने का एक उत्सुकपूर्ण भाव सदैव बना रहता है। और इसीलिए इन सभी घटनाओं के समाप्त होने पर कथा भी स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि कथा से विद्यमान घटनाएं कार्य व्यापार के आधार पर श्रोता को जोड़े रखने का कार्य करती हैं। तो ये थी कथा और आख्यान। आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए, कथा और आख्यान किसे कहते हैं। कथा और आख्यान का जो अर्थ है एक जैसा है, एक दूसरे से पर्यायवाची। कथा कैसे हम वही समझते हैं और आख्यान कहने से हम वही समझते हैं। दोनों में क्या है, कथा शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृत की कथ धातु का मिश्रित रूप है,
कथा जो है उसके जो संस्कृत में कथ धातु की मिश्रित रूप है और जिसका अर्थ होता है कथन या वर्णन करना, या जबकि आख्या की मूल धातु ख्या है। कथा का मूल धातु कथ है और आख्यान का मूल धातु आख्या है, ख्या, आधा ख य में ह की मात्रा ख्या, जिसका अभिप्राय भी विवरण या वर्णन या व्याख्या करना ही है, जो कि किसी प्रसिद्ध अर्थ में प्राय प्रयुक्त होता रहता है। इसकी मूल स्वरूप क्या है? कथा के मूल स्वरूप को जानने तथा इसकी पहचान है तो इसके मुख्य 3 तत्वों, क्या है ये 3 तत्व? घटना, समानुक्रम और दिक् को जानना जरूरी है। घटना क्या है? घटना शब्द जहाँ घटित होने के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। इसमें कथा का मूल स्वरूप जानने के लिए हमें 3 चीज़ जानना आवश्यक है। पहला है घटना। तो घटना क्या होती है? घटना शब्द जहाँ घटित होने के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, जो प्राय आकस्मिक संयोग और अप्रत्याशित स्थिति में से संबंधित है। यानी घटना यानी जो घट जाता है, अचानक हो जाता है। तो वही समयानुक्रम घटना के समय का एक ऐतिहासिक क्रम आपस में इस प्रकार से गूंथा होता है कि कथा को इस घटनाओं के समयानुक्रम से जोड़े हुए जीवन के प्रमुख कार्य व्यापारों को भी दर्शाता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में प्रायः प्रमुखता कार्य व्यापारों की होती है, घटनाओं की नहीं। मनुष्य में जीवन के प्राय प्रमुखता किस में थे? कार्य और व्यापार के होते, घटनाओं की नहीं होते, क्योंकि वे घटनाएं जीवन के सामान्य कार्य व्यापारों को एक दूसरे से जोड़ने का ही कार्य करें। श्रोता ही घटनाओं के रूप में सुनने के लिए ललायित रहते हैं। इसके ऐतिहासिक प्राकृतिक कालक्रम में गुंथी हुई घटनाओं को, जिनमें कार्य व्यापार भी निहित है, कथा के नाम से जाता है। दिक् क्या होता है? यानी कोई दिशा या स्पेस होता है, भी कथा का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न तत्व है, जो कि मानव अनुभव की सीमाओं को अस्वीकृत करके उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है। दिक् श्रोता में यद्यपि जिज्ञासा भाव का अनिवार्य उजागर करने का कार्य करती है। दिक् से क्या है? जो भाव है, जानने की इच्छाएं, वो उजागर होती है, तथा श्रोता के लिए होता है, क्योंकि वास्तविक तो यह है कि कथा के लिए घटनाएं आवश्यक तो होती हैं, किंतु उनमें फिर भी नवीनता, आकस्मिकता और अप्रत्याशित होने की संभावना अवश्य भाव भी होती है, क्योंकि इसी कारण श्रोता कथा से आदि से अंत तक जुड़ा रहता है। और मौखिक होने की स्थिति में श्रोता की आंखों में आगे क्या होगा, यानी कोई बोल रहा है तो आगे क्या होगा। कथा जो है मौखिक है और सुनने वाला श्रोता जो है वो इंतज़ार करता रहता है कि आगे क्या होगा और वो उसे सुने। कि सुनने कि क्या हुआ कि जानने के उत्सुकतापूर्ण भाव से सदैव रहता है। इसीलिए इन सभी घटनाओं के समाप्त होने पर कथा की स्वतः समाप्ति हो जाती है, कि कथा में विद्यमान घटनाएं कार्य व्यापार के आधार पर श्रोता को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कथा और आख्यान का स्पष्ट करते हुए उसके मूल स्वरूप को पढ़ा। कथा का जो 3 स्वरूप है, एक है घटना, एक है आपका समयानुक्रम और एक है दिक्। इसको याद रखिए और पढ़िए। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कथा की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए उसके मूल उद्देश्य पर प्रकाश। कथा की प्राचीनता का उल्लेख, जो प्राचीन कथा है, प्राचीनता यानी कथा की जो प्राचीनता है उसे उल्लेख करते हुए मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। कथा अपने उत्तर में देखते हैं, कथा अपने मौखिक रूप में अत्यंत प्राचीन है। यानी पहले काल में कथा सुनाई जाती थी ना, तो बहुत ही प्राचीन है, जो कि मनुष्य की सहज तथा उनकी जन्मजात प्रवृत्ति से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। कथा बचपन से, जन्मजात से ही एक अभिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का भी उदय हुआ था, क्योंकि आदमी मानवों की प्राप्ति खोपड़ियों के अध्ययन से पूरा पाषाण युग में कथा के कहने सुनने में प्रमाण प्राप्त हुआ है। यानी मनुष्यों की आदि मानवों की जो प्राप्ति खोपड़ियों के अध्ययन से पूरा पाषाण युग के कथा के कहने और सुनने का उसमें प्रमाण मिला है।
ऐसा कहा जा सकता है कि आदि मानव शिशुओं के मनोरंजन के लिए अपने वास्तविक शिकार के अनुभवों के साथ कल्पना का मिश्रण करके नई नई कथाओं का निर्माण करता होगा और कालांतर में वही प्रक्रिया धीरे धीरे कथा के रूप में विकसित होकर उभर कर सामने आने लगी। यानी जो पूर्वज थे उन लोगों ने क्या कहते अपने शिष्यों के अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए कथा सुनाते थे और उन कथाओं में क्या करते थे कुछ मनगढ़ी बातें भी कुछ ऐसे जो कल्पना है उसमें मिश्रण करके वो बच्चों को धीरे सुनाते थे और धीरे धीरे वो कथा के आकार में विकसित होने लगी। कथा का मूल उद्देश्य। प्राचीन समय में कथा का प्रमुख कार्य मनोरंजन करना होता था, किंतु कालांतर में उनके परिवर्तनों के कारण कथा का उपयोग भी उपदेश देने या मूल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा। बौद्धिक काल में निर्मित कथा के रूप में इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की रचना इसका एक अन्य उदाहरण है। पंचतंत्र की रचना की पृष्ठभूमि में एक राजा के जड़ बुद्धि, अविनीति, मूर्ख तथा उच्छृंखल राजकर्मों को राजनीति तथा व्यवहार नीति की शिक्षा देना विद्यमान था। यह कथा मूल रूप से 5 प्रकरणों में विभक्त है तथा इसकी परस्पर गुंफित अनेक कहानियों का एक ही मूल विषय है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पशु पक्षियों की कथा है जो मनुष्य की तरह भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हीं के समान व्यवहार भी करते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का मुख्य कथक विष्णु शर्मा तथा इसके श्रोता राजकुमार है। पंचतंत्र की कथा में विद्यमान घटनाओं की रोचकता के कारण राजकुमार आगे की पूरी कथा को सुनने का अपना कौतूहल रोक नहीं पाते तथा इसके केंद्र में पशु या पक्षी समुदाय की कथा होने के कारण कथा वस्तु का एक संपूर्ण कथक बनाकर परत दर परत अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं। बच्चों की रुचि क्योंकि उपदेश को सुनने में नहीं होता, इसी तथ्य को जानते हुए विष्णु शर्मा पंचतंत्र के माध्यम से पशु पक्षियों की कथाओं को उपदेशों के रूप में नैतिक शिक्षा के संबंधों करके राजकुमारों में कथा का कौतूहल बनाए रखते हैं और उनमें शिक्षा तत्वों को भरने में कुशलता प्राप्त करते हैं। 6 मास व्यतीत होने पर यद्यपि कथा तो समाप्त हो जाती है, किंतु इसमें विद्यमान राजनीति की शिक्षा तथा उपदेश राजकुमारों के मन पर सदा के लिए अंकित है। अतः यह यहाँ पर कथा की उपयोगिता तथा उसके परवर्ती विकास में कथाकार का ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कथा की लिखित परंपरा का विवेचन कीजिए। कथा की लिखित परंपरा का विवेचन कीजिए। उत्तर, कथा अत्यंत प्राचीन समय से ही मौखिक परंपरा के रूप में विद्यमान थी और इसके लिखित रूप में निश्चित तथा प्रामाणिक विवरण उपलब्ध न होने के बावजूद वाल्मीकि के रामायण को परंपरा के रूप में माना जा सकता है, जिसे राजा राम के द्वारा दरबार में लवकुश द्वारा सुनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके उपरांत महाभारत को ही संभवतः प्रथम लिखित कथा या आख्यान के रूप में माना जाता है। महाभारत ईसा पूर्व सन 800 से 1000 महाभारत का रचनाकाल माना जाता है। इसका प्रथम पाठ जय ईसा पूर्व 800, दूसरा पाठ भारत ईसा पूर्व 500 में तथा तीसरा पाठ महाभारत ईसा पूर्व 200 से 100 में रचा गया था। अग्रश्रवा सोती को पुराण के विद्वान तथा कथावाचक के रूप में माना जाता है। उग्रश्रवा सोती को पुराणों के विद्वान यानी ये नाम है उग्रश्रवा सोती को पुराणों के विद्वान तथा कथावाचक के रूप में जाना जाता है। पुराणों के विद्वान थे, उनका नाम था उग्रश्रवा सोते। उग्रश्रवा ने महर्षि सोनक के यज्ञ सत्र में उपस्थित ब्रह्मर्षियों को 12 वर्षों तक यह कथा सुनाई थी
और उन्होंने इस स्वयं महर्षि वैशंपायन से सुना था। जनमेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन ने यह कथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा महाभारत के रूप में सुनी थी। व्यास जी ने तब महाभारत की रचना करने, अपने शिष्यों को इसका अध्ययन करने तथा जन जन में इसे प्रसारित करने के उद्देश्य में ब्रह्मा जी से सहायता का अनुरोध किया, तो उन्होंने व्यास जी को अपना काव्य लिखवाने के लिए गणेश जी से अनुग्रह करने को कहा। उसके अनुरोध पर गणेश जी व्यास जी के पास पहुँचे और उन्होंने ग्रंथ का लेख बनाना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि यह ग्रंथ व्यास जी को बिना कहीं रुके लिखवाना होगा। व्यास जी ने गणेश जी की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उन्होंने भी इसके साथ यह शर्त लगा दी कि गणेश श्लोकों का अर्थ समझकर ही उनको लिखवाना होगा। तब कहीं जाकर महाभारत की रचना हुई, जिसमें चतुष्टय पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया। और अब यह भारत के इतिहास का उज्जवल और प्रकाशित दीपक है। महाभारत की रचना यद्यपि श्रुति परंपरा के रूप में हुई थी, किंतु व्यास जी ने उसके व्यापक प्रचार हेतु गणेश जी की सहायता से इसे लिखित रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसके उपरांत यह वाचन परंपरा के रूप में श्रोता को सुनाए जाने लगे। बड़कहा यानी बृहद कथा। बड़कहा महाभारत के उपरांत कथा की लिखित परंपरा में बृहद कथा का स्थान आता है। यह कथा भगवान शिव द्वारा पार्वती को उनके अनुग्रह पर सुनाए गए थे, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के मध्य 7 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक ही बच पाए। राजा सातवाहन ने इन 1 लाख श्लोकों का संस्कृत में अनुवाद कराया, अतः इसके बाद इसके प्राकृत के साथ साथ अन्य कई भाषाओं के अनुवाद हुए और 11वीं सदी में यह कथा सरित सागर के रूप में सामने आई। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आख्यान की प्राचीन अवधारणा का उल्लेख करते हुए इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। कथा और आख्यान अपने मूल स्वरूप में एक दूसरे से अत्यंत गहरे रूप से संबंधित हैं। आख्यान शब्द का मूल अर्थ होता है कथन, निवेदन, कथा, कहानी, प्रतिवचन या उत्तर देना या कहना। इसलिए यह आख्यान वैदिक संपूर्ण और मैत्र वरुण आदि से संबंध कथा का ही नामांतर है, जो प्राचीन परंपरा में महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों में भी काव्य के रूप में सर्वमान्य है। इसके उपरांत काव्यशास्त्र आदि में भामह जैसे विद्वान ने कुछ भेदक तथ्यों का उल्लेख करते हुए गद्य काव्य के 2 मुख्य भेद निश्चित किए, जो कि कथा और आख्यायिका के रूप में प्रचलित हुए। वस्तुतः ये सब एक ही समूह तथा जाति और इसका नाम है आख्यान। दंडी के समय में भी आख्यान एक जातिवाचक शब्द था, इसलिए अनेक आख्यानों और उपाख्यानों का प्रमुख संकलन कारण ही रामायण और महाभारत को भी आख्यान की संख्या मिली तथा इसके पश्चात रचित पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर आदि भी उपाख्यानों की श्रेणी में रखे गए। 5वां प्रश्न है, 7वीं सदी में कथा की अवधारणा का उदाहरण विवेचन कीजिए। तो प्रसिद्ध आचार्य द्वारा निरूपित कथा के उदाहरणों में सुबंधु की रचना, वासवदत्ता, बाणभट्ट की प्रमुख कृति कादम्बरी और दंडी की रचना 10 कुमार चरित आदि आते हैं, जो कथा के आकार में आते हैं। इसमें से बाणभट्ट रचित हर्षचरित को ही आख्यायिका का नाम दिया गया है। सुबंधकृत वासवदत्ता भारत में रोमांस का क्रमिक विकास गुणाढ्यकृत बृहद कथा
से माना जाता है, क्योंकि इस बृहद कथा की कथाएं यूरोपीय रोमांस की अनेक विशेषताओं से युक्त है, जिसमें प्रेम और साहस अभियान की कथाएं तथा घटनाओं का जल और अतिलौकिक घटनाओं जैसे उनके तत्वों की बहुलता के गुण विद्यमान हैं। और इसकी एकल कथा की कमी है। सन 500 सन 500 या उसके कुछ वर्ष पूर्व विद्यमान सुबंधु की कृति बसंत दत्ता द्वारा पूरी होती है। फिर आ जाता है आपका इसके उपरांत बृहद कथा की कोई भी कथा की दृष्टि से तथा उससे कहीं अधिक ठोस है, क्योंकि सुबंधु का सारा बल मुख्यतः कथा के पात्रों और उनके परिवेश के साथ संबंधित अपने काल के काव्य रसिकों की रुचि के अनुरूप उसके काव्य गुणों के संपन्न तथा इसके सविस्तार वर्णनों पर है। और इसीलिए रचनाकार सुबंधु को इस बात का मुख्य श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अपनी रचना को पद्य में न प्रस्तुत कर गद्य में प्रस्तुत किया और इसकी कथा में उन समस्त साहित्यिक विशेषताओं प्रस्तुत की जिनका एकाधिकार प्राय तत्कालीन कवियों को प्राप्त था। यह मूलतः एक ऐसा प्रयोग था जिस साहस किसी अन्य गद्य लेखकों ने अभी तक नहीं किया था। इसीलिए कथ्य की दृष्टि से बसंत दत्ता रचना भी एक कथा ही है, जिसमें प्रेम और साहस अभियान की प्रमुखता ही अधिक है तथा अपने समय का यथार्थ और विश्वास जैसे तत्व भी इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें श्लेष और यमक जैसे अलंकार का भी बागजाल है। कादम्बरी कथा की दृष्टि से बाणभट्ट की रचना कादम्बरी गुणाढ़ की बृहद कथा की एक कथा जो प्रमुखतः कथा सरित सागर में मकरंदी उपाख्यान के रूप में उपलब्ध होती है पर आधारित है। रचनाकार बाणभट्ट ने इसे अपने विजन के अनुरूप बिल्कुल नया रूप प्रदान किया है। इस कृति का कथा विन्यास एक प्रकार से अद्भुत, नया और श्रोता को आश्चर्यचकित करने वाला है। यदि भी इसकी कथा के भीतर कथा की विन्यास कला बहुत पहले ही गुणाढ़ की बृहद कथा और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में विकसित हो चुकी थी, परंतु रचनाकार बाणभट्ट ने इसके द्वारा पहली बार परस्पर गूंथी कथाओं को मिश्रित करके कथा की एकल इकाई के रूप में परिणत करने में महती सफलता प्राप्त की है। हर्षचरित 7वीं दशक में कथा की नई अवधारणा में बाणभट्ट की दूसरी महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित आती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में वर्धन वंश के श्रीहर्ष का उत्कृष्ट चरित्र प्रस्तुत किया गया है तथा किंवदंती के आधार पर यह माना जाता है कि बाणभट्ट उसके दरबार का राजकवि था और उसने श्रीहर्ष के एक अत्यंत निकट अधिकारी कुमार कृष्ण के कारण दरबार में जगह प्राप्त की थी और इसके उपरांत वह श्रीहर्ष के दरबार का राजकवि बनाया गया। राजकवि बनने के बाद बाणभट्ट ने महाराज श्रीहर्ष के चरित्र को केंद्रित आधार बनाकर हर्षचरित नामक कृति को रचना की। इसमें बाणभट्ट ने श्रीहर्ष के चरित्र को अपने ऐतिहासिक रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया तथा इसके साथ ही इसमें बाणभट्ट का कवि रूप भी अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित हुआ है। प्रकृति और अन्य अनेक प्रकार के वर्णों में बाणभट्ट की कवि कल्पना का अत्यंत मनोहर रूप देखने को मिलता है तथा इसकी भाषा गद्य होने के बावजूद भी सहज ही काव्य गुणों से भरपूर है। इसलिए यही गुणों के आधार पर आचार्य ने इसे आख्यायिका की संज्ञा प्रदान की है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर 10 कुमार चरित्र। बाणभट्ट के बाद 7वीं दशक में कथा की नई अवधारणा में संस्कृत कथाकार दंडी की 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तककार कथा की आती है। 10 कुमार चरित्र रचना में
रचना में 3 प्रमुख भाग हैं: पूर्व पीठिका, रचित और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका, रचित और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका में जहाँ 5 और रचित में 8 उच्छाव विद्यमान है, वही उत्तर पीठिका पाठ के रूप में उच्छ्वास का उपसंहार है। इस रचना की कथाएं 7वीं शताब्दी और उसके पूर्व के समय को अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती है। समकालीन सामंती राजनीति के साथ साथ समाज के चित्रण, मानवीय व्यवहारिक ज्ञान, चोर शास्त्र, प्रेम, राजकुमारों द्वारा रमणीकरण और अनेक साहसी अभिमान से भरी 10 कुमार चरित्र की कथा यूरोपीय रोमांस के भी सभी महत्वपूर्ण गुणों से संपन्न है। इसके कथा में 10 राजकुमार की व्यक्तिगत अनुभव कथाएं अलग अलग रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिन्होंने आपस में जोड़ने वाला मुख्य कथा पात्र मगध का राजकुमार राजा वाहन है। अतः इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि परस्पर विभिन्न कथाओं को परस्पर एक साथ जोड़ने की दिशा में यह रचना एक सराहनीय प्रयास है। कथा विन्यास की दृष्टि से देखा जाता 10 कुमार चरित्र का महत्व इस दृष्टि से भी अधिक स्वीकृत किया जा सकता है कि इसमें कथाओं के बीच में संगठनात्मक जकड़बंदी नहीं है, जो वर्तमान कहानी और उपन्यास की संरचना का अनिवार्य विषय तथा उसकी पहचान हो गई है। अतः इसे कथा संरचना के एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके आधार पर ही हिंदी में अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए और रुद्र काशी का उपन्यास बहित गंगा इसके एक सशक्त एवं प्रमुख उदाहरण है। तो प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। कथा रचना की भारतीय परंपरा के अवसान और उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। यह कथा रचना के क्षेत्र में साहित्यिक इतिहास की एक त्रासदी है कि रचनाकार बाणभट्ट और दंडी के बाद कथा रचना की भारतीय परंपरा में आगे विकास नहीं हो सका। यद्यपि 10वीं सदी में धनपाल के द्वारा तिलक मंजरी के रूप में कादम्बरी की समृद्ध परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास तो किया गया तथा परंतु रचना की दृष्टि से उसे कादम्बरी का आगे का विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस समय तक आते आते संस्कृत भाषा, जो कि देश भाषा मानी जाती थी और देव भाषा मानी जाती थी, केवल राज दरबारों और पंडितों की बनकर रह गई थी। और इसके साथ साथ चूँकि 10वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे कथा और काव्य जैसी रचनाओं को राजश्रय प्रदान करने वाले हिंदू शासक समाप्त हो गए थे, अतः संस्कृत की परंपरा बहुत कमजोर हो गई और संस्कृत के बाद फारसी भाषा के केंद्रीय सत्ता में आ जाने से वही तत्कालीन काव्य रचना का माध्यम बनकर उभरी। पर देश की आम जनता का लगाव अपनी अपनी जनभाषा से होने के कारण जन बोलियों ही काव्य तथा कथा साहित्य की भाषा बनने लगी तथा उन्हें सूफी और संतों भक्तों का आश्रय मिला, जिसके फलस्वरूप इन भाषाओं में काव्य रचना का अभूतपूर्व विकास हुआ। वास्तव इस विकास के मूल में उत्तर भारत की जनता का लोकाश्रय विद्यमान था तथा बाद में उसे राज दरबारों का प्रश्रय मिलने लगा। 18वीं शताब्दी तक आते आते ब्रजभाषा और खड़ी बोली में संस्कृत के युग वशिष्ठ, बेताल, पंचविंशति और सिंहल नदवा त्रिशतिका आदि जैसी संस्कृत गद्य कथा पुस्तकों के रूपांतर हुए और इनके बाद उनका लोक से प्रचार भी हुआ। लेकिन इसके उपरांत भी अनेक कोई मौलिक गद्य कथा पुस्तक ब्रजभाषा या हिंदी की किसी दूसरी घटक भाषा में प्राप्त नहीं हुई। तथापि 19वीं शताब्दी की पूर्व खड़ी बोली हिंदी में केवल 2 मौलिक गद्य कथा पुस्तकें, जिनमें मुल्ला बहजी कृत सबरस और सैयद इंसा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी उपलब्ध होती हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक ऐतिहासिक कारणों में खड़ी बोली के आधार पर विकसित हिंदी गद्य का विकास हुआ और उसके साथ ही इसका गद्य कथा के रूप में नए अंदाज को प्रकट हुआ और आगे चलकर
इसी ने उपन्यास का भी रूप ग्रहण किया। कितने रचनाकार गुणाढ़, विष्णु शर्मा, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि के भारतीय नहीं जुड़ता है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके और भी चलते हैं। एक प्रश्न है, बाणभट्ट कृत कादंबरी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो कादंबरी की कथा वस्तु पर हम प्रकाश डालते हुए चलते हैं। तो कादंबरी की कथा का मूल आरंभ अवंती की राजनगरी विदिशा और उसके राजा शूद्रक के ऐश्वर्य वर्णन से होता है, जहाँ पर एक दिन एक चंडाल राजकन्या अपने एक वृद्ध सेवक के साथ राजा शूद्रक की राजसभा में एक चमत्कारी तोता सुगा लेकर आता है। सेवक राजा शूद्रक से सुगा के जिसका नाम वह वैशंपायन बताता है, गुणों का बखान करता है और राजा से उसे अपना लेने का अनुरोध करता है तथा इसके उपरांत वो सुगा भी एक आर्य छंद सुनाकर अपने गुणों का स्वयं परिचय देता है। भोजनादि से निर्वृत्त होने के बाद राजा शूद्रक उस सुगे से उसकी आत्मकथा सुनने का अनुरोध कराता है और बस यही से सुक की आत्मकथा आरंभ हो जाती है तथा यह आकार कथाकार बाणभट्ट कथा का सूत्र सुक को थमा देते हैं और नेपथ्य में चला जाता है। यद्यपि प्रसंग के साथ ही कथा को विश्वसनीय बनाने की भी बाणभट्ट ने भरपूर कोशिश की है, क्योंकि बाणभट्ट को इस बात की चिंता है कि इस पक्षी की कथा विश्वसनीय भी होनी चाहिए। कथा की दृष्टि से कादंबरी गुणाढ़ की बृहद कथा की एक कथा, जो कथा सरित सागर में मकरंदी उपाख्यान के रूप में उपलब्ध है, पर आधारित है, जिसे बाणभट्ट ने विजन के अनुरूप बिल्कुल नया रूप दिया है। इसका कथा विन्यास अद्भुत रूप से नया और आश्चर्यचकित करने वाला है। यद्यपि कथा के भीतर कथा की विन्यास कला गुणाढ़ की बृहद कथा और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में ही विकसित हो चुकी थी, पर बाणभट्ट ने पहली बार परस्पर गुंथी कथाओं को कथा की एकल इकाई से परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। अतः कथा का सुक के मुख्य द्वार कही गई कथा के विश्वसनीय होने का तर्क भी सशक्तता से प्रस्तुत करता है। पर जब अंत में सुक की कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां से वह उसके आगे की कथा जानने की स्थिति में नहीं होता, तो वहाँ कथाकार बड़ी चतुराई से कथा के अवलोकन बिंदु में अचानक से परिवर्तन कर देते हैं और वो अब एक ऐसे पात्र को कथक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं जो सुक की कथा का अत्यंत विश्वसनीय जानकार हो सकता था। और ये पात्र महामुनि जावली है, जिन्हें भूत वर्तमान भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है। अब इसके उपरांत कथा दो स्तर पर सुनी जाने लगी, जहाँ पर शूद्रक और उसका राज समाज तो सुक की कथा सुन रही है, परंतु सुक वह कथा सुना रहा है जिस कथा को उसने जावली आश्रम के अत्यंत जिज्ञासु अंतवासियों के साथ महर्षि जावली के मुख से सुना था। वास्तव में यह महर्षि जावली सुक वैशंपायन के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं तथा यह कथा मूल रूप से उज्जयिनी के राजा तारापीड़, उसके मंत्री सुखनास, राजपुत्र चंद्रापीड़ एवं एक मंत्री पुत्र वैशंपायन की है। अपने एक दिग्विजय अभियान में चंद्रपीड़ हेमकूटी स्थित किरात नगरी सुवर्णपुर में पहुंचता है, जहां से वह अकेले अछूत सरोवर तक पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात महेश्वता से होती है, जो वास्तव में एक गंधर्व कन्या है, और यहाँ पहुंचकर कथा पुनः महेश्वता की आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिसका एकल
चंद्रपीड़ा है और वर्तमान से शूद्रक की राजभाषा सुख के माध्यम से और जवाली आश्रम की ऋषि जवाली से अपनी जगह पर कथा सुन रही होती हैं। यदि सुख और महामुनि जवली भी अपने अपने स्थान पर कथा सुना रहे हैं, परंतु अब कथा महेश्वता के मुख से प्रवेश कर गई है। यहाँ पर उसका प्रत्यक्ष श्रोता चंद्रपीड़ा बन गया है। गंधर्व कन्या महेश्वता चंद्रपीड़ा को अपनी प्रेम कहानी सुनाती है, जिसका नायक मुनि कुमार पुंडरीक है, तथा अपनी कथा कहते कहते महेश्वता संज्ञाहीन हो भी जाती है और तब कथा कुछ देर के लिए महेश्वता के अतीत से निकलकर चंद्रपीड़ा के वर्तमान में आ जाता है। तो संज्ञा प्राप्त करने पर वो महेश्वता ही पुनः अपनी कथा आगे बढ़ाती है। तो इसके बाद पुनः कथा का सूत्र थोड़ी देर के लिए के हाथ में पहुंच जाता है। तत्पश्चात वहाँ पर महेश्वता के सहचरी तरलिका के प्रति पुंडरीक की जिज्ञासा के कारण महेश्वता अपनी सखी और गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या कादम्बरी की कथा सुनाती है, परंतु वह केवल यहाँ पर उसका परिचय ही देती है और यहाँ से यह कथा पुनः महामुनि जावली के मुख में पहुँच जाती है और महेश्वता के अनुरोध पर चंद्रपीड़ा उसके साथ कादम्बरी के पिता चित्ररथ के राजप्रसाद में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कादम्बरी से होती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के प्रेम के पास में बन जाते हैं। इस बिंदु से लेकर चंद्रपीड़ा के उज्जैनी जाना और वैशंपायन की खोज में पुनः अछूत सरोवर आने तक की कथा महर्षि जावली की आत्मकथा का रूप धारण कर लेती है और यहाँ से यह तब तक इसी रूप में अग्रसर होती रहती है जब तक कि वैशंपायन महेश्वता के साप से सुगा नहीं बन जाता और इसके बाद यह कथा फिर महर्षि जावली के मुख से प्रवेश करती है और तब चंद्रपीड़ा की अप्रत्याशित मृत्यु तक की संपूर्ण कथा को महर्षि जावली ही सुनाते हैं। यहाँ पर आकर यह एक रहस्य उद्घाटन भी हो जाता है कि सुख ही वास्तव में पूर्व जन्म में वैशंपायन और उसमें भी पूर्व जन्म में पुंडरीक का नामक राजकुमार था और शूद्रक अपने पूर्व जन्म में चंद्रपीड़ा था, जिसके पूर्व शरीर कादम्बरी के सहवास से अछूत सरोवर के तट पर सुरक्षित रखा हुआ था। इस बिंदु पर पहुंचकर यह कथा पुनः सुख के मुख में प्रवेश करती है, जहां से महर्षि जावली के मुख से अपनी कथा सुनने के बाद आश्रम से उड़कर भागने और एक सवर द्वारा पकड़े जाने तथा शूद्रक के राज दरबार तक पहुंचने तक की संपूर्ण कथा को वह सुख खुद ही सुनाता है। तत्पश्चात इस कथा का सूत्र मूल कथाकार वानभट्ट का पुत्र पुलिन भट्ट, जिसने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत वानभट्ट की अधूरी कादम्बरी को पूरा किया था, के हाथ में आ जाता है तथा आगे की कथा सुख और शूद्रक को शाप मुक्ति की कथा के रूप में बदल जाती है और जहां पहुंचकर इस कथा का सुखद अंत होता है। तो इस तरह से हमने मिस्ट्री 9 का पहला जो अध्याय है चैप्टर था आपका कथा आख्यान के विभिन्न रूप, उससे हमने समाप्त किया है। तो इसे आप पढ़िए और सुनिए, बार बार याद रखिए, अपनी परीक्षा में से प्रयोग लाइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आपकी सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ और गलती के लिए खेद है। नमस्ते, धन्यवाद।